नमस्कार, न्यूज लाइन देख रहे हैं आप। मैं हूं गीतांजलि। 2015 का बिहार चुनावी समर परंपरागत ना होकर कई मायनों में अलग रहा। कल तक जो एक दूसरे के खिलाफ थे, आज वो साथ हैं, और जो एक दूसरे के साथ थे वो आज आमने सामने है। दल, गठबंधन और महागठबंधन सभी चुनावी चौसर पर चाल चल रहे हैं, पासे फेंके जा रहे हैं। अब सभी को इंतजार है कि आखिर क्या कहेगा बिहार का जनादेश, आखिर किसका होगा बिहार। जी हां, एनडीए कहता है कि बिहार की बागडोर उसके हाथ में आने वाली है और महागठबंधन की माने तो इस बार वही बिहार के सिंहासन पर राज करेगा। लेकिन मुकाबला कांटे का है। यह अनुमान है कि बिहार के एग्जिट पोल का, और इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें, इन सबके बीच नई सुबह यह तय कर देगी कि कौन बनेगा बिहार का सरताज। अब की बार किसका बिहार बताएगा रविवार। अब सबकी निगाहें नतीजों पर हैं। कौन बनेगा बिहार का बाजीगर, किसकी होगी जीत? मोदी के चेहरे वाली एनडीए की, या फिर लालू, नीतीश और कांग्रेस की तिकड़ी यानी कि महागठबंधन की? बिहार चुनाव के 5 चरणों की बात करें तो अब तक ये साफ नहीं है कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है। अचरज से भरी राजनीति कब किस करवट बैठेगी ये कोई नहीं जानता। बिहार चुनाव के अनुमान की बात करें तो बिहार के एग्जिट पोल कहते हैं कि एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है, यानी बाजी किसी भी तरफ पलट सकती है। एक नजर डालते हैं कि क्या कहता है बिहार का एग्जिट पोल। एनडीटीवी और हंसा रिसर्च का अनुमान है कि बीजेपी 120 से 130 सीटें हासिल कर सरकार गठन के लिए जरूरी बहुमत जुटा लेगी, जबकि महागठबंधन 105 से 115 सीटें ही जीत पाएगी। वहीं इंडिया टीवी और सी वोटर के मुताबिक बीजेपी को 101, 121 तो जेडीयू को 112 से 132 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि एबीपी और नेल्सन का एग्जिट पोल कहता है कि बीजेपी को 108 और जेडीयू को 130 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं न्यूज एक्स और सीएनएक्स की माने तो बीजेपी को महज 90 से 100 सीटें ही मिल पाएंगी, जबकि जेडीयू को 130 से 140 सीटें मिलेंगी। आज के मुताबिक बीजेपी को 41% और जेडीयू को 40% सीटें मिलने का अनुमान है। कुल मिलाकर बिहार के एग्जिट पोल के मुताबिक गठबंधन और एनडीए दोनों दलों को लेकर तस्वीर अभी भी धुंधली ही नजर आ रही है। लेकिन रविवार को ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि किसके हाथ लगेगा बिहार का ताज और कौन अगले 5 साल तक निभाएगा विपक्ष की भूमिका। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। जी हाँ, तो क्या कहेगा बिहार का बनता बिगड़ता समीकरण, क्या होंगे नतीजे, क्या कह रहे हैं आंकड़े, इन सभी पर हम जिक्र करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दयाराम त्यागी जी, नेता कांग्रेस। साथ ही हमारे साथ में एक और मेहमान मौजूद हैं, जगदीश नेगी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों को स्वागत है। नेगी जी, पहली प्रतिक्रिया मैं आपसे लेना चाहती हूँ। आखिरकार अब वो वक्त आ गया है कि साफ होगा कि बिहार में बाजी किसने मारी है। मैं चाहती हूँ कि जो एग्जिट पोल के सर्वे आ रहे हैं उनसे इतर आपका अपना जो कैलकुलेशन है वो क्या कहता है? ऐसा कि एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं निकले हैं, क्योंकि उनका सैंपल सर्वे अलग अलग होता है, उसमें मतदाता उनको गुमराह कर देते हैं, कई बार वो सटीक वो नहीं देते। क्योंकि जनरल जो हम ओपन उसमें अगर देखते हैं, पोलिंग का जो ट्रेंड हमने देखा है, आपने देखा लास्ट फेज में पोलिंग बहुत जबरदस्त हुई पिछले 4 पोलिंग उससे, और लास्ट में वो 60% से ऊपर चली गई। उसमें हमने एक जो चीज देखी थी कि इस दौर में महिलाओं ने 7% वोट अधिक किया, मतलब पुरुषों से महिलाओं की संख्या ज्यादा थी। और उसमें हम उसको टोटल देखें कि 56% जेंट्स थे और 63.60% जो महिलाओं ने वोटिंग की है। अब इस ट्रेंड को अगर मैं देखता हूं दूसरे एनालाइज में कि बिहार में महिलाओं का झुकाव नीतीश की तरफ ज्यादा है। हमने टोटल पे
जब वहां के लोगों से बातचीत की, वहां से जो आंकड़े निकले हैं, वो कहते हैं यहाँ के लोगों को मोदी जी के 1 लाख 1.25 लाख करोड़ पैकेज का कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो देखना है कि नीतीश ने उनकी झोपड़ी पक्की करा दी है, उन्हें देखना है कि हमारे गांव में बिजली आई कि नहीं आई। उन्हें इन नेताओं की बड़े बड़े दावों से कुछ नहीं लेना है, क्योंकि चुनाव के बाद इनको पकड़ना उनके लिए मुश्किल होगा, ये उनके पहुंच से बाहर होंगे। उन्हें तो लोकल नेता, जो उनका स्थानीय वो है, जो छोटा छोटा कार्यकर्ता जो आए बाए उनके काम आता है, चाहे वो थानों में से लेकर के या कचहरी से लेकर के, तो तहसील से लेकर, इस तरह की चीजें भी प्रभावित करेंगी, वो प्रभावित कर रही हैं। और उसी का जिसका उसमें ज्यादा होगा। हाँ, इसमें एक चीज और हमने देखी, युवाओं का झुकाव जो बेरोजगार हैं और जिनमें थोड़ी बहुत स्किल डेवलपमेंट है, वो मोदी के उस फॉर्मूले पे थोड़ा सा उनका रुझान है कि जो है आगे रोजगार की संभावना है, वो देख रहे हैं कि भाई हमें रोजगार मिलेगा। और कौशल विकास की जो इन्होंने योजना कर रखी है। बाकी वहां के लोगों को इससे कुछ नहीं लेना कि वो जन धन योजना में क्या हुआ, उसका कोई नहीं, उन्हें फर्क पड़ता, बीमा से कोई मतलब नहीं हो रहा है और उसका वहां प्रभाव भी नहीं रहा है। तो कुल मिलाकर जिन नीतियों को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही थी, जिन बातों को लेकर बीजेपी बिहार की जनता के बीच में अपने मत को रखना चाहती थी, वो कहीं ना कहीं इन बातों पर अगर आएगा तो विफलता जो है वो नजर आएगी। जी चलिए, दयाराम त्यागी जी, कैसे देख रहे हैं आप? कल नतीजे जो हैं वो आ जाएंगे। देखिए, कल नतीजे आ जाएंगे। वोट वहां पे बिहार के अंदर पड़ चुका है। और जहां तक आप बात कर रहे थे कि नीति की बात कर रहे थे, तो मेरा ये मानना है भारतीय जनता पार्टी की ना तो कोई नीति है, ठीक है, और उसके साथ साथ इसके अंदर एक और भी है। आप युवाओं की देखिए, एक एक करके आप ले लीजिए, आप युवाओं की बात देख लीजिए। आज युवा बिल्कुल एकदम निराश है। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जो मोदी सरकार ने जो वादे करे, मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर एक भी अगर उसके अंदर इन्होंने अपना वादा पूरा करा हो। आज आपने देखा होगा, आप इसके अंदर आप यूपी के अंदर अभी पीछे हमने देखा था, एक चपरासी की एक पोस्ट निकली थी, ठीक है, पता नहीं वो कितनी निकली थी, तो उसके अंदर 20-25 लाख। ये किस्सा उत्तर प्रदेश का आप बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश, मैं बिहार की फिलहाल बात कर रही हूं। उसके साथ सटा हुआ है। अगर आप बिहार की बात लेंगे, देखिए मैं आपको एक बहुत मोटी सी बात है, दिल्ली के अंदर चुनाव हुए थे, आपके अंदर आपको ये पता होगा कि दिल्ली के अंदर जो पूर्वांचली वोट है, जो बिहार का वोट है, वो कितना एक प्रभावी है। और मोदी जी ने दिल्ली के अंदर जब चुनाव थे, मेरे ख्याल में कम से कम 8-10 रैलियां करी होंगी और किरण बेदी जी को मतलब सीएम कैंडिडेट के रूप में उतार दिया। लेकिन आप ये देखिए, एक बिहार का होने के नाते, जो बिहार का जो रहने वाला जो दिल्ली के अंदर, देखिए है तो वो भी बिहार का ना, वो बिहार से चल करके तो दिल्ली आया है। अगर मोदी जी का इफेक्ट होता या भारतीय जनता पार्टी का अगर कुछ प्रभाव होता, तो वो दिल्ली के अंदर क्यों नहीं पड़ा? दिल्ली के अंदर आप मतलब क्यों नहीं उसके अंदर पड़ा? उसका एक स्पष्ट कारण है मेरे अपने हिसाब से, एक जो लोकल चुनाव है। मेरा ये मानना है कि मोदी जी की जब ये सीएम रहे, एक अपनी छवि थी, और नीतीश कुमार जी, आप माफ करना गीतांजलि जी, मेरा ये मानना है कि मोदी जी से उनकी छवि 21 है, 19 नहीं है। चाहे वो विकास के मामले में आप ले लीजिए, उन्होंने 7.5 साल के अंदर। कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे आप त्यागी जी? देखिए, कांग्रेस, आपको लगता है जिन बातों को माइनस पॉइंट आप एनडीए के मान रहे हैं, वो प्लस पॉइंट आपकी पार्टी में है नहीं, या फिर आपके महागठबंधन में पॉइंट होगा? क्योंकि युवा आज भी बेरोजगार है बिहार में, चाहे सत्ता पर कोई भी काबिज हुआ हो, लेकिन बेरोजगारी समस्या एक बिहार की बहुत ज्यादा है। वहां पर रोजगार चाहिए लोगों को। इसके अलावा बिजली पानी की समस्या से तो लोग त्रस्त ही हैं। तो मैं वही जानना चाहती हूँ, आपकी जो पॉलिसी है, आपकी जो नीतियां हैं, क्या एनडीए से बहुत अलग है? देखिए, एनडीए से बहुत अलग है। आप देखिए ये मान के चलिए कि हिंदुस्तान के अंदर समस्याएं भी अपनी जगह एक बहुत हैं, क्योंकि एक हम लोग कांग्रेस के आप शासन में आप देख लीजिए कि कांग्रेस के शासन में जो आज ये बात कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, जो ये मेरे ख्याल में 1.5 साल के अंदर 1 साल तक मतलब बाहर रहकर मतलब रहे हैं, और दुनिया के सामने कोई कंट्री ऐसी नहीं है। आप अमेरिका देख लो, आप इंग्लैंड देख लो, आप मतलब कोई भी कंट्री, आप फ्रांस चले जाओ, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, आप कि जहां मोदी जी ने मतलब ना मतलब अपील करी हो या प्रयास ना करा हो कि वहां का जो इन्वेस्टर है वो हिंदुस्तान के अंदर आए। लेकिन कितना आ गया। लेकिन यही चीज बिना शोर शराबे के आप कांग्रेस पार्टी के अंदर देखिए, कहना आसान है कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं करा, लेकिन मेरा ये मानना है, आप जब ये देश आजाद हुआ था,
तो हिंदुस्तान के अंदर क्या था ये हम सबको मालूम है, इतिहास हम सबको मालूम है। देखिए कोई भी चीज जो है ना, आज आप एक मकान बनाए, अगर उसकी आज आप नींव रखेंगे तो वो कम से कम उसको 2 साल लग जाएंगे। एक सिंपल सा एक मकान बनाने में, 100 गज का एक मकान बनाने में, उस मकान को बनाने में एक एक ईंट रख करके गारा, मिट्टी, मिस्त्री, उसके अंदर जो लगे कम से कम 2 साल लग जाएंगे। हाँ। तो ये आज जहां हम खड़े हुए हैं, हाँ। इसमें आप चाहे माने या ना माने, कांग्रेस का एक बहुत बड़ा योगदान है, कांग्रेस सरकार का एक बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय जनता पार्टी तो अभी ये 1.5 साल से आकर के हर चीज को एक ऐसा शो कर रही है कि ये 1.5 साल के अंदर ही हमने हिंदुस्तान को यहां पहुंचाया है। किसी का कोई योगदान नहीं है, चाहे किसी ने देश को आजाद कराया है, देश के विकास में जिसकी भूमिका रही है, देश के प्रधानमंत्री जो भी आज से पहले रहे हैं। तो ये त्यागी जी, आप बिल्कुल अपने विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं, आपका हक है, लेकिन मैं बार बार अपने प्रश्न को एक बार फिर से दोहराना चाहूंगी। आप कहते हैं कि एनडीए में ये कमी है, एनडीए की नीतियां सही हैं। मैं जानना चाहती हूं आप कौन सी नीतियों पर चलना चाहते हैं? आपकी कौन सी नीतियों से बिहार की जनता लाभान्वित हुई है या फिर आने वाले वक्त में हो सकती है? आप मुझे उसका गुणगान बताएं। कांग्रेस का जो सबसे बड़ा प्रयास है, हाँ। जो एक आज के तारीख में सबसे एक बड़ी जरूर है कि देश को एकजुट होकर के चलना है, आगे बढ़ना है, जो कांग्रेस की एक नीति है। और आप अगर मोदी सरकार की अगर आप नीति देखेंगे, अभी आप देखिए जब लोकसभा का चुनाव था, कितने बड़े बड़े वादे करे, कांग्रेस को भी गाली दी, सोनिया गांधी। माफ कीजिएगा त्यागी जी, शायद आप मेरे प्रश्न को समझ नहीं पा रहे। आप दोबारा से एनडीए पर आ गए, आप दोबारा से बीजेपी पर आ गए और दोबारा से नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि जो विफलताएं आप देख रहे हैं मोदी सरकार में, क्या वो प्लस पॉइंट्स जो हैं वो आपके कार्यकाल में थी या फिर होंगी आने वाले वक्त में? बहरहाल मैं लौटूंगी आपके पास, तब तक आप और अच्छे से मेरे को सोचकर बताइएगा कि आपकी कौन सी ऐसी नीतियां हैं जिससे बिहार की जनता आपकी पार्टी की ओर अट्रैक्ट हो, या फिर आपका महागठबंधन ऐसा कौन सा काम करने के लिए जा रहा है जिससे बिहार की जनता आपके महागठबंधन पर भरोसा कर पाए। बहरहाल अब तो कल नतीजे ही है। ललन प्रसाद वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललन जी, चूंकि डिबेट आपने ज्वाइन की है अभी अभी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ललन जी, कैसे देख रहे हैं आप, कल नतीजे आने वाले हैं और अभी मैंने त्यागी जी से ये पूछा कि भाई अगर आपको लगता है कि एनडीए में ये माइनस पॉइंट्स है तो आपके कौन से प्लस पॉइंट है, लेकिन वो दोबारा से घूम फिर के एनडीए पे आ गए। सभी राजनीतिक दलों की यही विडंबना नहीं है कि वो एक दूसरे के जो परतें हैं उसे खोलने में लगे हैं, उसे जो जमा पैच हैं उनको उधारने में लगे हैं, लेकिन अपनी एकाग्रता जनता के प्रति या अपनी जो नीतियां है जनता के प्रति वो पूरी तरह से बता ही नहीं पाते। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अधिकतर पार्टियां जो गेम खेल रही हैं, जो जिस तरह से बिहार में उन्होंने अपना परिचय जनता के सामने दिया है, उसमें सकारात्मक चीज़ें कम हुई हैं, नकारात्मक ज़्यादा हुआ। शुरू में विकास का मुद्दा बीजेपी लेकर आई और काफ़ी ज़ोरदार ढंग से प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को सबके सामने रखा कि हमारा मुख्य मुद्दा सिर्फ विकास है और विकास है। और नीतीश कुमार का भी यही मुद्दा था। हाँ। इसमें कोई संदेह नहीं, और नीतीश कुमार ने भी विकास बहुत कुछ किया है। हाँ। बिहार का। और इन दोनों नेताओं ने शुरुआत में तो यही बातें की, लेकिन इसके बाद जैसे जैसे चुनाव के दिन आगे बढ़ते गए, हम देखते हैं कि सारी पार्टियों का रुख बदल गया। खासतौर से महागठबंधन में लालू प्रसाद का इतना जोर था और उन्होंने जातिवाद की बात लेकर इतनी जोरदार ढंग से चुनाव को मोड़ दे दिया, जो शायद पहले लोगों ने उम्मीद नहीं की थी। और वो सारी बात जाति और संप्रदाय पर लाकर उन्होंने रख दी और लोगों की भावनाओं के साथ खेलने लगे। जब ये स्थिति आई तो जो और पार्टियां थी, खासतौर से बीजेपी, उसके सामने फिर ये समस्या ये थी कि इनकी बातों की काट हम कहाँ से ढूंढें। ठीक है। तब उन्होंने कुछ इस तरह के बातें कही जो लोगों को, जो बिहार के नेताओं को पसंद नहीं आई, और इसके बाद तो एक इतिहास हो गया जैसा आपने देखा। फिर बीजेपी भी खुलेआम इस तरह की बातें चुनाव में करने लगी, जो पहले शायद नरेंद्र मोदी ने पहले चुनाव में भी नहीं किया था। एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के लिए और इस तरह की बातें दोनों पार्टियों की ओर से की जाने लगी। उसका परिणाम अंततः ये हुआ कि जो चुनाव का मेन मुद्दा था विकास का, उससे दोनों ही पार्टियां हट गईं, दोनों ही मुख्य पार्टियां हट गईं और मुद्दा कुछ और ही हो गया। एक मैं कहूँगा भावनात्मक स्तर पर बिहार के विकास का मुद्दा कहीं भटक गया।
विकास और मुद्दों भावनात्मक स्तर पर बिहार की जनता को लुभाने की कोशिश होने लगी। चलिए, वो जाति के नाम पर हो हाँ, या फिर और किसी चीज बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहरहाल चंद्रशेखर प्रसाद नेता जेडीयू भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर जी, स्वागत है आपका। चंद्रशेखर जी, आप अब कल जो बिहार में जो कुछ भी चल रहा था चुनाव के दौरान, आपकी ओर से बातें कही जा रही थी, एनडीए की ओर से बातें कही जा रही थी, जवाब दिए जा रहे थे, आप शब्द बोले जा रहे थे। बहरहाल इनके बीच आखिरकार जो चुनाव चल रहा था वो खत्म हुआ। अब मतगणना का वक्त है, कल सुबह रिजल्ट भी आ जाएंगे। कैसे देख रहे हैं आप, क्या आपकी प्रतिक्रिया इस मतगणना पर, रिजल्ट पर? हम देख रहे हैं कि जिस तरह से चुनाव प्रचार चला है और बीजेपी ने बाहर से ला करके लोगों को बिहार का एक माहौल भगवा में बना दिया है, हाँ। तो शायद बीजेपी के नेताओं को लग रहा है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन असल बात कुछ और है। बाहर जो रोड पर नजर आ रहे थे लोग, वो बाहर से आए हुए लोग थे, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं वो तो घरों में अंदर बैठे हुए हैं। वो सब नीतीश को चाहते हैं और हमको पूरे आश्वस्त है कि हमारी जीत होगी। आप जीत को लेकर आश्वस्त हैं, लेकिन वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं कि आपको लगता है आपकी जीत जो है, जिसको लेकर आप आश्वस्त हैं, वो होगी? बीजेपी ने जो वायदे किए हैं, पहले भी वायदे किए थे, लोकसभा चुनाव के दौरान भी इन्होंने तरह तरह के वायदे किए थे, उनमें किसी भी एक वायदे को पूरा नहीं किया। अभी भी जो वायदे किए थे जनता जान रही है। मोदी जी गए बिहार में जाकर के, यानी कि चंद्रशेखर जी, आपकी बातें ये बता रही हैं कि बीजेपी जो है वो सही तरीके से खुद की छवि को नहीं रख पाई बिहार में, इसलिए बिहार की जनता के पास एकमात्र विकल्प है आप। जी, चलिए, विकल्प के तौर पर आप खुद को देख रहे हैं। हम देख रहे हैं, हाँ, तो विकल्प को आप एक बड़ी कामयाबी, नेगी जी कैसे देख रहे हैं? ललन जी, मैं आऊंगी आपके पास। नेगी जी, ऐसा है कि इस चुनाव के अंदर ये देखा मैंने कि सेंटर के मैक्सिमम मंत्री जो है बिहार झोंक दिए गए थे। ठीक है। और एनडीए के तमाम नेताओं के अगर टोटल रैलियां गिनूं मैं तो 1500 के करीब है। ठीक है। और जिसमें 31 प्रधानमंत्री। लेकिन यहाँ पर एक सटीक जो तरीका केजरीवाल ने दिल्ली में अपनाया था, नरेंद्र उसका जो है, इसका क्या बोलते हैं, नीतीश कुमार और लालू ने वही अख्तियार किया। वो जहां रैली इनकी हो जाती थी, ठीक उसके बाद वहां रैली करते थे। ठीक है। तो पीछे से झाड़ू लगाते रहे। मतलब क्या हुआ कि उस इम्पैक्ट को खत्म करने का प्रयास उन्होंने किया है। जो भी क्वेश्चन वहां उठाए गए होंगे उनको काटने के, तो काट उनका एक तरीका होता है। हाँ जी। जो नेगेटिव जो रहा बीजेपी में थोड़ा सा ये रहा कि वहां पर उन्होंने एक कैंडिडेट जो है मुख्यमंत्री का घोषित नहीं किया, जबकि सुशील कुमार मोदी बहुत सक्षम कैंडिडेट था और बहुत पहले से उप मुख्यमंत्री का भी पद पे काम कर चुके हैं, बहुत पुराने वहां पे नेता हैं। और मैं समझता हूं कि इस चुनाव में सबसे ज्यादा रैलियां 171 जो की हैं वो सुशील कुमार मोदी ने की हैं, और जिसमें 31 रोड शो थे और बहुत जबरदस्त रोड शो थे। तो उस आदमी ने अपनी छवि सुधारने के लिए कहो या अपने को एग्रेसिव दिखाने के, उनको थोड़ा सा ढीला ढाला नेता समझते हैं कि वो ज्यादा वो नहीं है, लेकिन उन्होंने इस टाइम पूरा एग्रेसिवनेस दिखाया। और मैंने कहा कि जिसमें यूथ का जो झुकाव है वो मोदी की तरफ है, वो साफ दिख रहा था। महिलाओं का झुकाव नीतीश कुमार की तरफ है। और गांव के अंदर मैंने जो बता रहा हूं कि गांव में अब जो मजदूर आदमी है जिसको मनरेगा से फायदा हुआ है, वो नहीं जानता इसको कि आपका जनधन योजना क्या है, वो क्या है, उसे तो रोजगार मिला है, नहीं जी इन्होंने हमें रोजगार दिया जी, हम तो इनका वोट देंगे। तो लोकल वोट्स जो है वो वहां पर ट्रांसफर हुआ। ये जो बाहर से जो बड़े बड़े नेता जाते हैं, ये शहरों में रहते हैं, गांव तक नहीं पहुंच पाते। तो यानी कि इसी तरह से जो वोट है वो बढ़ जाएगा महिलाओं पे, युवाओं के साथ। और टक्कर जो है कांटे की हो गई है। शुरू का रुझान देखते तो एनडीए पूरा प्लस पॉइंट में था। सबसे पहला काम बिगाड़ा जो है आपके ये जो मोहन भागवत जी ने आरक्षण का मुद्दा उठा करके, वो उनके पास एक हथियार मिल गया लालू प्रसाद यादव को, वो उसको लेकर के पूरे छा गए उसके अंदर। चीजें बदलती चली गई और वहां पर धीरे धीरे हाँ आखिरी वाले में एग्रेसिवनेस बीजेपी में भी आई है। और वोट जो बढ़ा है उसका बेनिफिट किसको जाएगा वो कल के आंकड़े बताएंगे। जो मेरा बड़ा आंकलन है कि महिलाओं का अगर 7% वोट बढ़ा है तो नीतीश कुमार के फेवर में जा रहा हूं। चलिए, इससे सीधा सीधा फायदा नीतीश कुमार को होते दिख रहा है। ललन जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि जो अभी हमारे जेडीयू के नेताजी ने कहा कि बाहर के लोगों को ले आए, आप बाहर के लोगों से क्या मतलब समझते हैं? क्या नरेंद्र मोदी बाहर के लोग हैं, या जो केंद्र के मंत्री या और जो पार्टियों के लोग गए वो क्या बाहर के लोग हैं? देखिए, बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी जब किसी असेंबली का इलेक्शन भी लड़ रही है तो ये स्वाभाविक है कि जो उसके अपने नेता हैं वहां जाएंगे, जो आपके लोकल नेता हैं वो भी रहेंगे बीजेपी के, और जो बाहर के नेता हैं वो भी जाएंगे। जाहिर सी बात है, चुनाव जीतने की तैयारी हर कोई इस तरह की बात कहना
कि बाहर के लोगों को ले आए और उनसे चुनाव प्रचार कराए, मैं समझता हूँ ये बहुत गलत बात है। अभी नेगी जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि सबसे ज्यादा रोड शो और सबसे ज्यादा मीटिंग सुशील मोदी ने किया, तो सुशील मोदी बाहर के आदमी तो नहीं थे, बीजेपी के नेता हैं और आपके लोकल नेता हैं, बिल्कुल। तो उनके सपोर्ट में अगर अगर देश के और हिस्सों से बीजेपी के नेता गए तो ये बाहर की बात तो ये बहुत अच्छी कोई बात नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो झगड़े की यही सब जड़ है। देखिए, जब बिहारियों को कहा जाता है बाहर के हैं, बॉम्बे में और शहरों में, तो ये सारा झगड़ा उठ खड़ा होता है। शिवसेना ने कई बार इसको लेके इतना बवाल उठाया कि बिहार के इतने लोग बॉम्बे शहर में आ गए हैं और जो लोकल लोग हैं उनको रोजगार नहीं मिलता और ये सब। तो मैं समझता हूँ कि दोनों ओर से ये ऐसी बात, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। चलिए ललन जी, इस वक्त अगर देखा जाए अब सबकी नजरें जो हैं, जो चुनाव के दौरान हुआ वो तो हो ही गया, अब शब्द कहे गए, तमाम तरह की बातें, और उन शब्दों पे हम कई बार चर्चा भी कर चुके हैं और ये भी कह चुके हैं कि किसी भी राजनीतिक दल को इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे उसकी खुद की जो छवि है वो कहीं ना कहीं धूमिल हो। लेकिन यहाँ पर अब रिजल्ट आने को है, कल मॉर्निंग में तय हो जाएगा, कल सुबह दोपहर तक 11-12 बजे तक, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो 12 बजे तक ये तय हो जाएगा कि कौन सी पार्टी सत्ता पर काबिज होती है। आपको क्या आसार दिख रहे हैं अगर महागठबंधन जीतता है? क्या वजह, क्या प्लस पॉइंट मानेंगे, और अगर हारता है तो क्या माइनस पॉइंट जो है मानेंगे आप? मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। देखिए, पहली बात यह है कि महागठबंधन का जो क्लेम है, लालू प्रसाद ने जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, ठीक है, कि हम 190 सीटें ले जाएंगे, मेरे ख्याल ये तो कोई दूर का सपना है, यहाँ तक तो बात नहीं पहुंचेगी। लेकिन मैं ये मानता हूँ, और जो पहले मैंने ही कहा कि ये जो आपस में दोनों पार्टियों का, दोनों मेजर पार्टियों का चुनाव में जो रोल इस वक्त दिखा है और जनता का जो रिस्पांस मीटिंग्स में और सब जगह दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, उससे ऐसा लगता है कि बहुत कांटे की टक्कर है। और ये कहना प्रीमैच्योर होगा कि लालू प्रसाद की इनका गठबंधन जीत जाएगा या बीजेपी जीत जाएगी। कौन तो कुल मिला के जो एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो भी यही बता रहे हैं कि अगर हार जीत होगी तो भी बहुत ज्यादा अंतर से नहीं होगी, मार्जिन पर ही होगी। चाणक्य का भी जो आया है, हाँ जी, उसको आप देखें, और बाकी लोगों का भी आया है। चाणक्य का जो आया है वो तो बहुत ही इतर आया है, अगर देखा जाए सबसे अलग आया है, सबसे अलग। लेकिन अगर और एग्जिट पोल्स की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि अगर टक्कर है तो बहुत कांटे की टक्कर है, अगर हार जीत है तो बहुत कम सीटों से हार जीत है। बहरहाल यहाँ महागठबंधन की बात हो रही है। त्यागी जी, मैं अब आपके पास आना चाहूंगी, आपकी पार्टी भी इसी महागठबंधन का एक हिस्सा है। अगर इस महागठबंधन की हार होती है तो क्या वजह मानेंगे आप? कुछ लोगों का यह भी मानना है कि लालू का हाथ जो नीतीश ने थामा है, एक अहम वजह यह भी रहेगी, क्योंकि जंगल राज को कम से कम अगड़ी जातियां तो नहीं भूली। देखिए कि क्योंकि अगड़ी और पिछड़ी जातियों पर ही आप लोग आगे चढ़ रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ। देखिए, मेरी नजरों के अंदर कि पिछली बार आपने, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो जब दिल्ली के चुनाव हुए थे तो एक चाणक्य का जो वो था एग्जिट पोल, ठीक है, उसने तकरीबन मतलब इसके आसपास ही आप पार्टी की सीट दिखाई थी, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको एक चीज बता दूं, बाकी ये तो कल ही एक रिजल्ट आ जाएगा, कल पता लग जाएगा क्या है। हाँ। लेकिन मेरी नजरों में मुझे कोई माइनस पॉइंट नजर नहीं आता। उसके मैं आपको रीजन ही बता दूं कि देखिए, जब नीतीश कुमार जी एनडीए से अलग हुए, आपको ध्यान होगा, बिल्कुल जिस कारण से वो अलग हुए, मोदी जी ने वही इस चुनाव में एक करके दिखाया, दुनिया को ये बता दिया कि नीतीश जी का फैसला गलत नहीं था, ठीक है। उसका देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि नीतीश कुमार जी जब अलग हुए, आप ये पाकिस्तान की बात देख लीजिए कि वहां पटाखे फूटेंगे। आप आरक्षण की बात देख लीजिए, आरएसएस प्रमुख ने मतलब बयान दे दिया। आप ये देखिए, मतलब जो भी आप शब्द कहने थे या जो भी एक बांटने वाली एक नीति थी, सारे, चाहे वो गाय का भी आपने देखा होगा कि कभी वो पोस्टर निकाला, कई ऐसे मुद्दे उठाए हैं बीजेपी ने जिससे आपको, आपके महागठबंधन को आपत्ति है, ये हम जानते हैं। कई एक ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो ये साबित करता है कि नीतीश जी का फैसला बिल्कुल ठीक था। और दूसरा, मैं आपको एक बता दूं बात कि नीतीश जी के पक्ष में, मैं लालू जी की बताऊंगा आपको, लेकिन पहले नीतीश जी का बता देता हूँ। ये जो अभी चुनाव हुए, हमारे मित्र जो अभी कह रहे थे, देखिए इस चीज का बहुत फर्क पड़ता है। एक दिल्ली से एक कैबिनेट है, दिल्ली की पूरी एक कैबिनेट लगी थी। दिल्ली तो छोटा सा एक वो है, कोई बहुत लंबा चौड़ा एरिया भी नहीं है। पूरी कैबिनेट प्रधानमंत्री जी की कम से कम 10 कम से कम ले लिया, लेकिन उसका रिजल्ट आपके सामने है। उसके कारण है सबसे बड़ा कि देखिए, जो लोकल वहां का रहने वाला है, ठीक है ना, वो उनके रोज टच में रहता है, वो रोज उनके सुख में दुख में उनके साथ खड़ा रहता है, उनकी समस्याओं के साथ खड़ा रहता है। और तीसरी बात, 7.5 साल जो नीतीश जी का शासन रहा जी, बहुत साफ सुथरा,
किसी ने कोई आज तक उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। तमाम चीजें तो आपने बता दी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि कांग्रेस ने ऐसा क्या किया कि बिहार की जनता, कांग्रेस जो 40 सीटों पर ये चुनाव लड़ रही है उसके साथ में हम नीतीश जी के साथ चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं, साफ सुथरी छवि के साथ। तो ये तो नीतीश जी का जो जनादेश है, नीतीश जी के लिए जो लोग कहीं ना कहीं नीतीश जी का जो वर्चस्व वहां पर कायम है, उसको थाम कर आप आगे बढ़ रहे हैं। आपकी अपनी पार्टी नहीं है जो एक ये मोदी जी की सरकार जो देश बांटने वाली, आपस में भाई को लड़ाने वाली जो नीति है, ये अगर नीतीश जी का अगर कांग्रेस सहयोग नहीं करेगी तो किसका सहयोग करेगी? चलिए, मैं आपकी स्ट्रेंथ पूछ रही हूं, बहरहाल आप कमियां बता रहे हैं बीजेपी की, लेकिन कोई बात नहीं, ये कमियों और जो स्ट्रेंथ है इन्हीं का सिलसिला होता है चुनाव और उसके बाद आने वाले रिजल्ट भी। चंद्रशेखर प्रसाद नेता जेडीयू भी हमारे साथ में मौजूद है, बहुत अहम सवाल मुझे उनसे करना है, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के बाद ललन जी मैं आपके पास भी आऊंगी, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट में। ब्रेक के बाद स्वागत है। आखिरकार वो दिन आने को है, महज चंद घंटे बाकी हैं और साफ हो जाएगा कि बिहार में किसने मारी है बाजी और कौन हार गया है। जी हां, 8 नवंबर यानी कि कल के दिन यह तय हो जाएगा कि कौन सा राजनीतिक दल बिहार की जनता के दिल पर राज करने के लिए सबसे पहले नंबर पर है। बहरहाल इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और यह भी चर्चा कर रहे हैं कि अगर बिहार में महागठबंधन की जीत होती है तो उसकी वजह क्या है और अगर हार होती है तो क्या वजह है। ठीक यही स्थिति एनडीए की भी है, उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। जो मेहमान मेरे साथ मौजूद है, मैं एक बार फिर से परिचय करा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है दयाराम त्यागी, नेता कांग्रेस हमारे साथ मौजूद है, साथ ही ललन प्रसाद वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, जगदीश नेगी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में मौजूद है और साथ ही चंद्रशेखर प्रसाद नेता जेडीयू भी, माफ कीजिएगा, चंद्रशेखर आजाद हमारे साथ में मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों को एक बार ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। चंद्रशेखर जी, ये जो तमाम बातें अभी आपने सुनी, हमारे दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनका अपना आकलन है, जाहिर सी बात है काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं और इनका अपना आकलन है इस बातों को लेकर। इस आकलन से आप कितनी सहमति रखते हैं? साथ ही दयाराम त्यागी जी ने कई बातें कही हैं, उनसे किस तरह से आप अपनी सहमति बना रहे हैं, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी। दयाराम त्यागी जी की बातों से हम बिल्कुल सहमत हैं, जो भी हुआ है और भाई साहब ने जो कहा है वो भी बिल्कुल ठीक ही कहा है जी, कि इनकी कमियां काफी रही हैं। हो सकता था बाहर, और भाई पत्रकार जी कह रहे थे मुझसे
कि बाहर के लोगों की जो बात करते हैं, बाहर के लोगों से हमारा मतलब ये था कि जो बाहर से भीड़ भाड़ कहीं सी क्षेत्र में हो जाती है, तो एक तो क्या होता है कि जो वहाँ के कार्यकर्ता होते हैं वो समझते हैं कि शायद हमारी पार्टी को हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं है, उनका विश्वास टूटता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि जो नेता लोग जा रहे हैं उनको लगता है कि जितनी ये भीड़ भाड़ है ये सब यहाँ के लोगों की है, तो उसमें थोड़ी गलतफहमी भी हो जाती है। बाहर के लोगों को कहने का मेरा विरोध नहीं था, विरोध स्वरूप कुछ बात वो कह रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जो भी हुआ है, जो भी आज की स्थिति है, उस स्थिति से हम बिल्कुल आश्वस्त हैं कि हमारी सरकार बन रही है। चलिए, आपकी सरकार बन रही है। चंद्रशेखर जी, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि बीजेपी में ये तमाम कमियां हैं और इस तरह से बीजेपी की नीतियां ठीक नहीं हैं, तमाम बातें आपने गिनाई और उसके बाद कहा कि फिर बिहार की जनता के पास एक ही विकल्प बचता है और वो है महागठबंधन। आप विकल्प के तौर पे आपने आपको क्यों मान रहे हैं? आप महागठबंधन है, आप खुद को विकल्प क्यों मान रहे हैं? विकल्प के तौर पे विकल्प तो ये हो गया कि कोई नहीं तो चलिए आप सही। बीजेपी कोई एक भाषा नहीं होती है, विकल्प तौर इसलिए बीजेपी की इनका अपना कहने का तरीका है। चलिए त्यागी जी, मैं उनसे जान लूं कि क्या तरीका है। अभी मैं आपके पास आऊंगी। आज कुछ और कह दिया है, पता चला दूसरे नेता ने कल कुछ दूसरा बयान दे दिया उसी मुद्दे पर, तो उससे क्या होगी, जनता गुमराह हो जाती है। तो क्रिकेट की तरह एक शब्द रंग बदल जाना, वो मैं आपकी सब बातें मान रही हूँ चंद्रशेखर जी, लेकिन अगर आप खुद को विकल्प मानकर चल रहे हैं और महागठबंधन में है, तमाम राजनीतिक दल आपके साथ में है, आप खुद बिहार की जनता में सत्ता पर काबिज हैं आपकी पार्टी, और इसके अलावा आपके साथ में लालू प्रसाद आ गए हैं, इसके अलावा आपके साथ में कांग्रेस है, इस महागठबंधन को आप विकल्प कैसे मान सकते हैं? क्या आपको वाकई लगता है कि आप विकल्प ही हैं और बीजेपी जो है एक बड़ी चुनौती आपके लिए इस चुनाव में रही? देखिए जी, अगर महागठबंधन भी नहीं होता तब भी बिहार के लिए नीतीश ही एक विकल्प थी। हमने लोकसभा के चुनाव में देख लिया था, वहां की जनता का कहना था कि पीएम के रूप में यहाँ की जनता मोदी जी को देखना चाहती है, सीएम के रूप में नीतीश ही सबसे बढ़िया है। और मैंने वहां खुद देखा है, मैं तो बाहर का आदमी हूँ बिहार में जाने वाला, कि पहले भी हम जाते थे बिहार के अंदर, ऊबड़ खाबड़ सड़कें होती थी और लोग 5 बजे के बाद चल नहीं सकते थे रोडों पर, लेकिन मैंने रात को देखा है, मैं रातों में भी निकला हूँ कि आज बहन बेटियां रातों को 1 बजे 12 बजे रोडों पर घूम रही हैं। ठीक है। और जहाँ भी देखेंगे आप विकास की लहर आपको दिखाई देगी। हाँ जी। सुबह के टाइम में देखिए आप लड़कियां 20-20, 50-40 की टोली में स्कूल के लिए जाती दिखाई देंगी आपको साइकिलों पर। तो ये विकास नहीं है तो और क्या है? हर आदमी सुरक्षित है और इंसान को क्या चाहिए? देश की जनता को सुरक्षा नहीं, चाहिए। आपकी पार्टी से तो देश, आपकी पार्टी से तो देश सुरक्षित है, लेकिन लालू प्रसाद यादव को क्या कहेंगे, जिनका दामन थाम के आप चुनावी मैदान में उतरे, जिन्हें जंगल राज कभी कहा कहते थे नीतीश जी? लालू जी से पहले क्या था? लालू जी के राज को जंगल राज कह दिया गया, लेकिन लालू जी से पहले क्या था? राजनीति की भाषाएं होती है, कोई किस भाषा में बोल रहा है, कोई किस भाषा में बोल रहा है। जंगल राज की तो क्या भाषा होती है, आप मुझे बता दें। जंगल राज मतलब सीधा सीधा आप बता रहे हैं कि किसी के कार्यकाल में, किसी के सत्ता में होने पर वहां जंगल राज हो गया, मतलब जो मर्जी करे, वो कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई कानून नहीं है। ये तो ये साफ दर्शा रहा है। तो जिन्हें आप जंगल राज कहते थे उन्हीं के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, जनता कैसे आपको चुनेगी? आपको नहीं लगता एक कड़ी चुनौती आपके लिए है? जी नहीं, हमें नहीं लगता कड़ी चुनौती हमारे लिए है, क्योंकि हर सत्ता में ऐसा ही होता है, जो पार्टी सत्ता में होती है हमेशा किसी ना किसी मतलब राजनीति ये कहती है और सत्ता की ख्वाहिश ये कहती है कि जब आप पहले किसी को गलत बता रहे हैं, अगर सत्ता पर काबिज होना है तो वही इंसान आपके लिए बढ़िया और श्रेष्ठ हो जाए। चंद्रशेखर जी बताएं। हाँ बिल्कुल, समय के साथ इंसान बदलता है, समय के साथ इंसान बदलता है। ये बड़ा ही मैं कहती हूँ अलग सा बयान है, अजीबोगरीब नहीं कहूंगी, लेकिन आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं नेशनल चैनल पे, ये बहुत बड़ी बात है। नेगी जी कैसे देख रहे हैं आप? ऐसा है कि हम 2 एस्पेक्ट पे देख रहे हैं। हाँ। कि जब एक कांटे की टक्कर है तो माइनस प्लस क्या है। ठीक है। अगर मेरा जो आंकलन है कि जब भी गठबंधन बनता है, जो भी पार्टी आपस में मिलती है, उनका 100% वोट ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है। क्योंकि जब एक पार्टी को टिकट मिलता है उस गठबंधन, माफ कीजिएगा, आपको थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगी नेगी जी, लेकिन फिलहाल शांत प्रकाश जाटव नेता बीजेपी हमारे साथ में फोन लाइन पर मौजूद हैं। चूंकि वो आ नहीं पाए हैं, बिजी शेड्यूल था, लेकिन फिर भी हम उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। शांत प्रकाश जाटव जी, स्वागत है चैनल 1 न्यूज में आपका। जी नमस्कार। बिल्कुल नमस्कार सर, आप आए नहीं लेकिन कोई बात नहीं, आप फोन लाइन पर ही हैं, ये भी काफी है, क्योंकि यहाँ जो आपके लिए बड़ी चुनौती है, आप उनके लिए बड़ी चुनौती, आपकी पार्टी बिहार में है इस वक्त, वो आपसे कुछ बातें भी करना चाह रहे थे। जाहिर सी बात है, आप यहाँ होते तो बातों की बात ही कुछ और होती, लेकिन यहाँ अगर बात करें, कल रिजल्ट आने वाला है, वही घड़ी आने वाली है जिसकी उम्मीद आप तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं। अपना एड़ी चोटी का हम कहते हैं जोर लगा दिया। अब क्या लग रहा है आपको, रिजल्ट किसके पक्ष में आएगा, क्या मान रहे हैं आप? देखिए गीतांजलि जी,
बिहार का चुनाव बिल्कुल एक तरफा चुनाव हुआ है। ठीक है। और ये जो महागठबंधन नाम का जो मामला उठा, उसमें आपने गठबंधन चलते हुए खूब देखा। पूरी तरीके से जनता ने वहां पर इसको नकार दिया है। किसी भी सूरत में कोई भी युवा वर्ग जो है किसी अपराधी छवि के व्यक्ति को या उसको समर्थन देने वाले को या भ्रष्टाचार करने वाले समूह को किसी भी सूरत में बिहार की सत्ता नहीं सौंपने वाला। वहाँ के युवा ने, वहाँ की महिलाओं ने, वहाँ के सभी आवाम ने जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ पूर्ण टेक्निकल प्रॉब्लम है शायद जाटव जी देख रहे होंगे जी। हम पूरी तरीके से जो है बाहरी बहुमत बिहार में। चलिए जाटव जी, हर पार्टी जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त है, लेकिन ये चुनाव से पहले भी कहा जा रहा था कि दोनों में कांटे की टक्कर है। अगर जो एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आए हैं उनको आप देखते हैं तो कहां पा रहे हैं अपनी पार्टी को? एग्जिट ये केवल अपने इर्द गिर्द वाले और जागरूक लोगों के बीच में काम होता है। इसको मैं किसी भी सूरत में मापदंड नहीं समझता, क्योंकि एग्जिट जाटव जी, आपकी आवाज जरा ढंग से नहीं आ पा रही है, लेकिन जाटव जी प्रणाम। इसी कारण से हमने देखा ना कि जाटव जी दयाराम त्यागी बोल रहा हूँ, प्रणाम। और उसके उल्टे सीधे परिणाम होने के कारण से। जाटव जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? उन लोगों को खुश करना एक प्रोपोगेंडा मार्ग रह गया है, जिनसे ये लोग जो है चलिए जाटव जी, आपसे सही तरीके से संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है, आपकी आवाज जो है वो बहुत साफ नहीं आ रही है, लेकिन हमारा जो पैनल है वो आपसे कुछ पूछना चाह रहा था। हमारे तमाम पैनलिस्ट चाहते हैं कि आपसे कुछ क्वेश्चंस करें, और मैं अपने पीसीआर से निवेदन करूंगी कि अगर संभव हो सके तो दयाराम त्यागी जी को एक बार फिर से जोड़ा जाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, माफ कीजिएगा, यशवंत प्रकाश जाटव जी को एक बार फिर से जोड़ा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जाटव जी हमसे जुड़ने के लिए, और मैं चाहूंगी कि आप दोबारा हम आपसे जुड़े। बहरहाल यहाँ चर्चा को हम दोबारा से शुरू करते हैं। नेगी जी, आप कुछ कह रहे थे, मैंने आपको बीच में रोक दिया। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि माइनस प्लस दोनों के पास है। हाँ। गठबंधन जब भी बनता है उसका 100% वोट ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहां पर है कि बहुत सारे जो नीतीश के जो समर्थक थे लालू के साथ जुड़ने के बाद वो नाराज हुए, वो नहीं चाहते थे कि लालू के साथ संबंध हो। ठीक है, क्योंकि उन्हें ये भी पता है कि अगर ये जीत भी जाएंगे तो लालू के साथ सरकार चलाने के लिए थोड़ा बहुत मुश्किल दुष्कर होगा, क्योंकि उनका काम करने का तरीका नीतीश जी का काम करने के तरीके में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। क्यों, वही ये कारण था कि नीतीश जी की छवि आज तक साफ और बरकरार रही। ठीक है, और वो जिस ढंग से शासन चलाना चाहते हैं उस ढंग से शायद उनको उतना फ्री हैंड नहीं मिल पाएगा। हाँ। दूसरी बात ये थी कि जहां पर सवाल है कि जैसे उसी तरह एनडीए के अंदर में है, एनडीए में क्या हुआ कि जो इनके जो दूसरे घटक हैं उनके वोट इनको सीधे सीधे ट्रांसफर नहीं हुए। वहां पर क्या हुआ कि जब जहां उनको कैंडिडेट नहीं मिला तो उन्होंने वो वोट जो है नीतीश कुमार के पार्लियामेंट ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो उनका यह था कि हमारा कैंडिडेट है नहीं, हमें क्या करना। अब इन लोगों ने उसका प्रयास नहीं किया। शुरू में विखंडन हो गया था, पासवान जी का दामाद जो अड़ गया, बीजेपी की सीट काट करके उनके दामाद को देनी पड़ी। माजी ने सीधा सीधा वो जो है कीर्ति आजाद पर उनकी पत्नी पर आरोप लगा दिए कि साहब वो जो है विरोधी पक्ष के उम्मीदवार को पैसे दे करके हमारे कैंडिडेट को हराने के लिए हो रहा है। उसमें बड़ा बवाल भी मचा था, वहां जलूस निकले। उसके बाद इनके युवा वाहिनी वालों ने जो है उनके पुतले तक फूंक दिए थे माजी के। इन हालात में क्या होता है कि हम नहीं मानते कि जब गठबंधन होता है तो 100% आप, जैसे कि मैं ये कहूं कि पिछली बार 39% इसके एनडीए के थे और 44% जो है टोटल अगर हम लगाएं तो ये जो महागठबंधन के थे, लेकिन ये सारा ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, वो ढंग से ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। अब वर्तमान परिस्थितियों में ये मैं मानता हूं, क्योंकि कैंडिडेट जो मुख्यमंत्री का ना होने का एक प्लस पॉइंट नीतीश कुमार के पास रहा। सारे सर्वे आते रहे और बेस्ट कैंडिडेट फॉर चीफ मिनिस्टर हमेशा नीतीश ही ऊपर रहा, और उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं नीतीश जी को मिल रहा है। और वो मैं अंतर जो भी होगा, लेकिन मैं नहीं मानता कि 10 सीट से ज्यादा का अंतर इसमें आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और एग्जिट पोल भी जो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बड़ी ही कांटे की टक्कर है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। बहरहाल खेमचंद शर्मा नेता बीजेपी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। खेमचंद जी, स्वागत है चैनल वन न्यूज में आपका। खेमचंद जी, आवाज मिल पा रही है आपको?
हाँ जी, आवाज आ रही है। बिल्कुल खेमचंद जी, स्वागत है चैनल वन न्यूज में आपका। और चूंकि यहाँ पर चर्चा चल रही है कल के रिजल्ट के लिए, बहुत महत्वपूर्ण दिन आपके लिए, बिहार की जनता के लिए, तमाम उन राजनीतिक दलों के लिए जिन्होंने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया इस चुनाव को जीतने के लिए। बहरहाल कैसे देख रहे हैं आप कल के दिन को और रिजल्ट को? मैं आपको बताना चाहूंगा, कल हम जीत रहे हैं और पूरी तरीके से बीजेपी की सरकार बनने वाली है। रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं क्योंकि बिहार की जनता ने बीजेपी को वोट किया है, बीजेपी को समर्थन किया है, उसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए खेमचंद जी, आपके कुछ साथी यहाँ पर बैठे हैं और राजनीतिक दलों में देखा जाए तो सभी साथी भी होते हैं और वक्त आने पर जो है आरोप प्रत्यारोप भी चलते हैं। बहरहाल बिल्कुल साथी हैं, मैं मानता हूं कि वो हमारे साथी हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो भी एक राजनीतिक दल में है। बहरहाल नेता कांग्रेस दयाराम त्यागी जी हमारे साथ में मौजूद है और काफी देर से पूछना चाहते हैं कुछ बीजेपी नेता से। आप चूंकि जुड़ गए हैं, दयाराम त्यागी जी आप पूछ सकते हैं। देखिए शर्मा जी, मेरा ये मानना है कि एनडीए ने उस दिन एक हार मान ली थी कि जिस दिन इतने नेता बिहार के होने के बावजूद जो है अपना एक मुख्यमंत्री पद का एक चेहरा नहीं दे पाई। दूसरी बात, अभी चुनाव के दौरान में आपने देखा होगा शर्मा जी, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने मतलब खुद ही एक हार मान ली और एक हताशा का एक बयान था। गलत कह रहे हैं। नहीं नहीं, आप शर्मा जी मेरी बात तो सुन लीजिए ना। देखिए, एक हताशा का एक बयान था कि अगर एनडीए को अगर वोट देगा तो वो हिंदुस्तानी है और अगर कोई एनडीए को अगर वोट नहीं देगा तो वो पाकिस्तानी है, क्योंकि अगर एनडीए हारता तो वो पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे। ये एक हताशा का एक बयान था। ये था कि जो लोग मोदी जी को बाहरी कह रहे थे उनको ये समझना चाहिए था कि जो बाहरी नेता मैं सर मोदी जवाब ले लीजिए। मैं आपकी बात पूरी हो जाए तभी आपकी बात वो तो भारतीय है ना। दोबारा बोलिए शर्मा जी। मेरा कहने का मतलब उस पूरे परिप्रेक्ष्य को समझिए जी। मोदी जी ने उस परिप्रेक्ष्य में बोला था कि बाहरी का मतलब जो देश से बाहर का है, बाहरी का मतलब जो देश के अंदर का, उसको आप बाहरी कैसे कह सकते हो? जब वो सोनिया जी के साथ गठबंधन बना के सोनिया जी को तो भारतीय बोल रहे हैं और मोदी जी जो भारत के रहने वाले हैं और सालों से देश की सेवा कर रहे हैं, उनको वो बाहरी बोलते हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य में वो बात मोदी जी ने बोली थी। मोदी जी ने कोई बात वो नेगेटिव परिप्रेक्ष्य में नहीं बोली थी। सर मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा, मैं आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह जी, उन्होंने जो बयान दिया था कि अगर एनडीए किसी कारणवश हारा और आपने अगर एनडीए को वोट नहीं दिया, एनडीए को वोट नहीं देंगे तभी हारेगा, तो पाकिस्तान के अंदर पटाखे छूटेंगे। तो जो एनडीए को वोट देगा वो तो ये मैं आपको माइनस पॉइंट बता रहा हूँ, जो आप बड़े दावा कर रहे हैं जीत का, तो ये जितना भी बिहार का जो रहने वाला है उसके लिए एक बड़ा उसके बहुत बेइज्जती वाली बात थी उसके लिए कि अगर कोई एनडीए को वोट अगर देगा तो वो बिहारी रहेगा, बिहार का रहेगा। अगर एनडीए को वोट नहीं देगा तो वो पाकिस्तान का हो जाएगा। नहीं है, संपर्क तरीके से नहीं हो पाएगा। जी चंद्रशेखर जी, माफ कीजिएगा खेमचंद जी। मेरा कहने का तो बिहारी जो जनता है बहुत ही समझदार है, पॉलिटिकली बहुत मैच्योर है। वो जानते हैं कि आज यदि उनको विकास चाहिए, आज उनको रोजगार चाहिए, उनको डेवलपमेंट चाहिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार दे सकती है। इसीलिए उन्होंने पूर्ण रूप से बीजेपी को समर्थन दिया है। मेरे को पूर्ण आता है कि कल जो रिजल्ट आने वाले हैं उसमें साफ हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे सरकार बना। जाहिर तौर पर खेमचंद जी उस वक्त का इंतजार सभी को है, लेकिन एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगी। जीत का सेहरा तो बंधेगा नरेंद्र मोदी जी के सर, लेकिन हार जो है उसका ठीकरा किसके सर फोड़ेंगे आप अगर जीत नहीं पाते? मैं आशावादी हूं, मेरे को लगता है कि हम जीत रहे हैं, तो हार की हम बात ही नहीं करना चाहते। चलिए, इस आशावादी होने के साथ ही आप अपने इस प्रश्न को कहीं ना कहीं दरकिनार कर रहे हैं। बहरहाल हमारे साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हैं, आप पत्रकारों में से अगर कोई प्रश्न इनसे करना चाहता है तो कर सकता है। देखिए, जो मोदी जी के लिए जिस एजेंसी ने बहुत ही पॉजिटिव नोट दिया था पार्लियामेंट के इलेक्शन में, और उसी एजेंसी ने दिल्ली के बारे में भी जो रिजल्ट का इंडिकेशन दिया था और लगभग 90% के ऊपर उसकी प्रेडिक्शन सही हुई। उसने इस चुनाव में बिहार में महागठबंधन के पक्ष में दिया है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? कर रहे हैं, चाणक्य ने भी एक सर्वे दिया है और चाणक्य भारतीय जनता पार्टी, चाणक्य ने तो आपकी चांदी कर दी है खेमचंद जी। चाणक्य ने तो चांदी कर दी है बीजेपी की, क्योंकि चाणक्य ने जो रिजल्ट बताया, जो एग्जिट पोल है चाणक्य का, वो और लोगों से बहुत इतर है। सबसे सटीक जो था वो चाणक्य। बहरहाल अगर वो आपके आशावादी होने में और इजाफा कर दे वो एग्जिट पोल, तो हम भी यही कहेंगे बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ जो प्रश्न हो रहे हैं लगातार वो ये भी हो रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप करते वक्त आप बहुत सी चीजों का ध्यान रखना
करना भी भूल गए। उसमें आप ये भी भूल गए कि जो अपनी पार्टी को आप अलग छवि का बताते हैं, अलग पार्टी बताते हैं और एक ऐसी बड़ी जो पार्टी है वो बता रहे हैं, लगातार उसका विस्तार भी कर रहे हैं, अपनी नीतियों को बखूबी बता रहे हैं, लेकिन जब आरोप प्रत्यारोप का वक्त आया तो उस वक्त आप अपनी छवि को धूमिल कर गए। ये आरोप भी लग रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा सिर्फ गीतांजलि जी, इस मामले में एनडीए ने विशेष करके बीजेपी ने असली चेहरा दिखाया, अपना असली रूप दिखाया। आप भूल रहे हैं ये चीज। त्यागी जी जवाब ले लें क्योंकि वो फोन लाइन पर है, यहाँ सामने आमने होते तो जाहिर सी बात है आप सामने प्रश्न करते। जी खेमचंद जी, आप अपनी बात को पूरी करें। वहाँ मैं ऐसा मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण रूप से शालीनता का ध्यान रखा, पूर्ण रूप से डेवलपमेंट पे फोकस रह के वहाँ पे एक इलेक्शन लड़ा। जबकि अब विपक्ष को देखेंगे, उन्होंने दिन और रात सिर्फ एक काम किया, मोदी जी को गाली देने का। इसके अलावा ना उनके पास कोई एजेंडा था, ना ही उनके पास कोई इशू था। सर, एनडीए ने सबसे ज्यादा गाली लालू प्रसाद जी को दी है। ये बात मत बोलिए आप, ये बात मत बोलिए आप। की बखान की है लालू प्रसाद जी को, हमने कोई गाली नहीं दी, हमने सिर्फ उनकी हकीकत बताई कि उनके कर्मों की वजह से वो आज इलेक्शन भी नहीं लड़ पा रहे हैं। नेगी जी, नहीं, सुशील कुमार मोदी को मुख्यमंत्री घोषित करने में क्या आपत्ति थी बीजेपी को? बीजेपी के पास सुशील कुमार मोदी जी के अलावा और भी अच्छे कैंडिडेट हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी कि कुल मिलाकर ये क्लियर कर रहे हैं कि सुशील कुमार मोदी कम से कम किसको मुख्यमंत्री होना चाहिए। भाई, सुशील कुमार मोदी ने इस चुनाव में सबसे ज्यादा काम किया है। सुशील कुमार मोदी ने 171 रैलियां की हैं। सुशील कुमार मोदी ने 31 रोड शो किए हैं। ऐसे सक्षम नेता को भी आप जब मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर पाए। और जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता पद के लिए काम नहीं करता है, चाहे वो सुशील मोदी जी हो, चाहे कोई। लेकिन फिर उसके हित का ख्याल रखना तो बीजेपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। खेमचंद जी, जनता पार्टी ख्याल रखती है। नहीं, उसका परिणाम तो दिल्ली में मिल गया ना आपको। हर्षवर्धन को किनारे करने का परिणाम दिल्ली में आपने भुगत लिया। सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी है जिसमें आम कार्यकर्ता को भी उच्च पद पे बैठाया जाता है। ये कांग्रेस नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे, चाहे राजनाथ जी हो, चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, वो एक आम परिवार से आए, गरीब परिवार से आए। ये शर्मा जी, ये एनडीए की नीति है। जो आपके उच्च पद पे बैठे हुए हैं, जो आपके लोकसभा के एक मेंबर हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी, आप उन्हीं पे विश्वास नहीं कर रहे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये आपका सबसे बड़ा हार का कारण होगा। पार्टी ने उनको पूर्ण विश्वास किया, लेकिन आप एक आम कार्यकर्ताओं की क्या इज्जत करोगे जो आप अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की नहीं कर रहे? ऐसा नहीं है, आप गलत कह रहे हैं। उम्मीदवार है हमारे, वो क्यों कर दिया था, सीएम क्यों नहीं किया? चलिए खेमचंद जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि आप आशावादी हैं, निराशावादी नहीं है। मैं अब आपसे ये नहीं पूछूंगी कि अगर हार गए तो हार का ठीकरा किसके सर फोड़ेंगे, लेकिन जीत का सेहरा तो बता दीजिए सर, किसके सर बांधेंगे? जीत का सेहरा में बिहार बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे, बिहार एनडीए के कार्यकर्ताओं के सर पे बंधेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या कहेंगे, जिन्होंने काफी वहां पर पसीना बहाया है? हमेशा टीम की जीत का सेहरा कैप्टन के सर बनता है, लेकिन जो जनता है और हार का सेहरा भी कैप्टन के सर ही बनता है। सर, को श्रेय देते आपने मेरी बात का जवाब दे दिया। बहरहाल खेमचंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो खेमचंद शर्मा नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए थे और हमारे तमाम सवालों के वो जवाब भी दे रहे थे, लेकिन एक कांधे की टक्कर है, साफ तौर पर नजर आ रहा है। बहरहाल वक्त चूंकि अब हमारे पास बहुत ही कम बचा है, मैं चाहती हूँ सभी की फाइनल प्रतिक्रिया जो है वो जरूर ले लूं। दयाराम त्यागी जी, आपसे शुरू करूंगी। कल अहम दिन आपके लिए और अन्य राजनीतिक दलों के लिए भी, जाहिर सी बात है बीजेपी के एनडीए की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, उनके लिए भी एक बड़ा दिन है। कैसे आप इस दिन को देख रहे हैं? जाहिर सी बात है आप कहेंगे कि हम जीत को लेकर बिल्कुल आश्वस्त हैं, लेकिन मैं एक नेगेटिव पॉइंट भी जरूर जानना चाहूंगी। जीत मिली तो आपकी, हार मिली तो भी आपकी। जीत मिली तो सेहरा किसके सर, और हार मिली तो ठीकरा किसके सर? सर, मैं गीतांजलि जी, मैं उस पर्सन पे तो जाऊंगा नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ, नीतीश कुमार जी की अगुवाई में हम लोग चुनाव लड़े, महागठबंधन चुनाव लड़ा है, और नीतीश कुमार जी की छवि ऐसी है कि वहां सिर्फ जीत ही जीत नजर आती है, इसके अलावा कुछ नहीं नजर आता। बाकी कल जो आपके सामने, यानी कि नीतीश जी की छवि को लेकर आप इस महागठबंधन में शामिल हुए हैं। आपकी अपनी छवि बिहार में, आपकी अपनी जमीन बिहार में। देखिए, अब जो महागठबंधन, आप उसकी बात करिए कि ये चुनाव किसके ऊपर लड़ा गया। वही तो मैं कह रही हूँ ना, हम खुद ही महागठबंधन में आप बाजू खुद ही बोल रहे हैं नीतीश जी की। आपकी अपनी जमीन अगर तलाशे, आपका राजनीतिक स्तर अगर तलाशे तो कहाँ है? हमारे गीतांजलि जी, मैं आपको एक बात ये बता दूं, मैंने आपको पहले ही कह चुका कि जब हमने सीएम माना है, कम से कम पिछली बार हमने देखा कि ताबड़तोड़ रैलियां तो हुई थी, लेकिन आपकी पिछली बार हमने देखा कि आप लोगों ने एड़ी चोटी का जोर जो है लगाया था। जानकारी के लिए, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कल मैं आपके साथ बैठूंगा या परसों बैठूंगा, जब भी बैठूंगा, नहीं सर बिल्कुल बैठेंगे, कल हम 4 की जगह 25 की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपको।
चलिए कांग्रेस पार्टी। चलिए उम्मीद करते हैं हम भी। बाकी ललन जी कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, प्रजातंत्र में जनता की जीत होती है, चाहे सरकार किसी की भी बन जाए, चाहे मोदी के पार्टी की सरकार बन जाए या नीतीश की। और बिहार की जनता काफी प्रबुद्ध है, और बिहार में जो लोग गए हैं और देखा है तो घर घर में राजनीतिक वार्ता होती रहती है, कौन सी पार्टी क्या करे, कौन सी नेता क्या करे। तो मैं समझता हूँ कि जनता के निर्णय पर हमें भरोसा करना चाहिए, और जो भी वो निर्णय करेंगे वो बिहार के हित में होगा। बिल्कुल, ये उम्मीद जरूर की जाए कि जो भी निर्णय होगा वो बिहार के हित में हो। हम भी यही कामना कर रहे हैं कि जो भी राजनीतिक दल सत्ता पर काबिज हो वो बिहार की जनता के लिए काम करे, क्योंकि बिहार की जनता विकास के लिए अभी भी वंचित है। चलिए जगदीश नेगी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। ऐसा है कि कल रिजल्ट जो भी होगा, अगर एनडीए हारा तो उससे काफी दूरगामी परिणाम होंगे। ठीक है। और उनकी एक जो है खामियाजा क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में भी होगा, उसमें उत्तर प्रदेश चुनाव में भी होगा, आर्थिक मुद्दों पे भी होगा। सेंसेक्स तो परसों से डामाडोल हो गया था एग्जिट पोल के बाद में, अगर कल चुनाव के बाद फिर क्या देख लीजिएगा, सेंसेक्स जो 1000 पॉइंट नीचे चला जाएगा। तो वो चीजें हैं, एनालाइज करते हैं, लेकिन अब कल सुबह देखते हैं 10 बजे। अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करना ना सब कुछ है, पूरा ही आपके पार्लियामेंट में प्रभाव पड़ेगा। अगर फिर वो ये वोकल हो जाएंगे, अगर वो जीत गए तो वो फिर तो इनको दबाई देंगे। चलिए चलते चलते एक प्रश्न मैं आपसे और पूछना चाहूंगी, अगर बीजेपी हारती है कौन जिम्मेदार आपके हिसाब से? नेगी जी, मेरे हिसाब से तो प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, जिन्होंने सबसे ज्यादा रैलियां किया, जिनके साथ मगर बाकी नेताओं के नामों निशान मिटा दिया। अडवाणी जैसे उनको, जब मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी, उनका सुषमा स्वराज, कहीं किसी का नाम ही नहीं था। अकेला मोदी जी के नाम पर तुम चुनाव लड़ रहे हो, सबसे बड़ी नुकसान होता है इसमें, क्योंकि स्थानीय नेताओं को आगे रखना जरूरी है। पार्टी की छवि पर भी कई सवाल उठते हैं कि आपकी पार्टी की बीजेपी कैंडिडेट खो रही है, अपने संगठन को खो रही है। जब घोषणा पत्र जारी किया जाता था तो कई बड़े नेता जो है वहां पर नजर आते थे, खासकर मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी तो हुआ ही करते थे। लेकिन अब देखा जा रहा है कि कई मामलों में इतने बड़े चेहरे जो है वो नदारद हैं। कमी जो है वो एनडीए को जरूर इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। बहरहाल हमारे साथ में चंद्रशेखर आजाद, नेता जेडीयू भी जुड़े हैं। चंद्रशेखर जी, आपकी फाइनल प्रतिक्रिया? हमारी फाइनल प्रतिक्रिया है ना, जीत गए तो सारा जनता के सर है, और हार गए तो अपनी गलतियों को तलाशेंगे, हमारी गलती क्या रही। ये बहुत बेहतर बात कही आपने। अपनी छवि को सुधारने के लिए काम करेंगे। जाहिर सी बात है कि अपनी छवि को सुधारने के लिए काम करेंगे। चलिए, कल अहम दिन, बिखरा हो जाएगा उसके बाद। हाँ, उसके बाद बिखरा हो जाएगा अगर हार गए तो। ऐसा तो कुछ नहीं, गठबंधन रहेगा, टूटेगा, बिल्कुल गठबंधन रहेगा। चलिए, ये उम्मीद हम जता रहे हैं। और बहरहाल कल के दिन का इंतजार, जाहिर सी बात है कि ना केवल बिहार की जनता को बल्कि देश की जनता को जरूर रहेगा कि कौन सी पार्टी ने बाजी मारी है बिहार में। क्या विकास के मुद्दे जो है वो कहीं ना कहीं जनता को लाभान्वित करते हैं, वो मुद्दे जनता के मस्तिष्क तक पहुंच पाए हैं, उनके दिल तक पहुंच पाए हैं, ये देखने वाली बात जरूर होगी। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कल के दिन का इंतजार हम सबको रहेगा। सुबह दोपहर तक ये साफ हो जाएगा कि कौन सी पार्टी सत्ता पर काबिज हो रही है, हमें भी इंतजार रहेगा। और कल सुबह हम फिर से मिलेंगे एक बार और जानेंगे बहुत सी बातें। बहरहाल न्यूज लाइन में इतने, आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। प्रदीप जी क्या करते हो आप? वो कैमरा क्या